Hey guys, what's up? So today we will discuss about non-performing assets, that is bad loans. Okay, so let's start. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीएज और बैड लोन्स सर, ये होते क्या है सर? होता क्या है सर? बैंक आपको लोन देता है सर, ठीक है। आपको लोन देता है सर, पैसे देता है, ठीक है। तो आप वो लोन चुका नहीं पाते, ठीक है, या फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पाते, या फिर आप उसकी किस्तें नहीं दे पाते, ब्याज नहीं दे पाते, ठीक है। अगर आप सर 90 दिन तक ब्याज नहीं देते, यानी लगभग 3 महीने तक अगर आप ब्याज नहीं देते, ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट देते हो, तब वो कहलाता है एनपीए या फिर बैड लोन्स। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन तक। ओके, या फिर अगर आपने कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए कोई लोन दिया है और आपका वो किस्त आपकी 2 क्रॉप सीजन तक नहीं आई, ठीक है। इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन निकल चुके हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, तब वो एनपीएस कहलाएगा। या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, ठीक है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए आपने लोन लिया था और वो 1 क्रॉप सीजन से आपकी जो किस्त है वो बकाया है, तब वो कंसीडर करा जाएगा एनपीएस या फिर बैड लोन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसबीआई ने लोन दिया सर, ठीक है, लोन दिया सर, पैसे दिए किसको? इस बंदे को दिए, और पेमेंट नहीं आई 90 दिन तक, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एनपीएस, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, और लोन दे दिया सर, उसके बाद जो बैंक वाले हैं वो कोर्ट के पास गए, उन्होंने कहा विजय माल्या आर यू कमिंग बैक टू इंडिया? एंड ही सेड तुनक तुनक तुन, ना ना ना, मैं नहीं आता सर, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है सर कि ये ऐसे ऐसे लोग हमारे देश से पैसे लेके भाग जा रहे हैं, ठीक है। लोन नहीं चुका पा रहे, किस्तें नहीं चुका पा रहे, 1,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है, ठीक है। हालांकि अभी बात चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इनको वापस लेके आया जाए, लेट्स सी क्या बनता है। सो कम टू द टॉपिक। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनपीएस, ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया, इनको क्लासिफिकेशन की गई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। सबसे पहले होते हैं सर सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, अगर आप सपोज बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने उसकी किस्त 12 या 12 से कम महीने तक नहीं चुकाई बिल्कुल भी, तब वो आ जाएगा सर सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में, यानी विच हैज़ रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। एनपीए तो बन गया वो 90 दिन के अंदर, ठीक है, अगर 90 दिन तक आपने नहीं चुकाया, लेकिन अगर आपने उसके बाद 12 या 12 से कम महीने तक आपने नहीं चुकाया, तब वो बन जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। और डाउटफुल एसेट कब कहलाएगा? इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी यानी 12 महीने, अगर 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, तब वो कंसीडर करा जाएगा डाउटफुल एसेट। ओके, और लॉस एसेट कब डिक्लेयर किया जाएगा? जब कोई भी बैंक या फिर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान कह देगा कि यार ये एसेट तो अनकलेक्टेबल है, ये बंदा तो यार मुश्किल है इससे पैसे निकलवाने, या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, तब क्या होगा? वो कंसीडर करा जाएगा एज अ लॉस एसेट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। आइडेंटिफाइड बाय अ बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन, बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली। In other words, such an asset is considered uncollectible and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted। मतलब कि अब कंसीडर नहीं करा जाएगा कि भाई इस लोन्स के पैसे आएंगे और ये पैसे जो कि बैंक का प्रॉफिट होते हैं, और जिसको क्या बोला जाता है? एसेट। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बैंकेबल एसेट। ओके, लेकिन उसके थोड़ी बहुत ही रिकवरी वैल्यू तो होएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो दिस दे टिपिकली हैव एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है, इनका काफ़ी सारी जो पीरियड है वो, मतलब कि देखा गया कि काफ़ी समय तक इसकी पेमेंट नहीं आई है, एंड इट कैन बी रीजनेबली अज्यूम्ड, ये अज्यूम क्या कर लिया जाता है दैट इट विल नॉट बी रीपेड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉस एसेट। तो समझ आ गया सर, 3 तरह की क्लासिफिकेशन है एनपीएस की: सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। उसके बाद पढ़ते हैं सर इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बैंक के ऊपर। जाहिर सी बात है सर, बैंक ने सपोज किसी को लोन दिया, यानी कुछ पैसे दे दिए हैं ये सोच के कि भाई इसका कल को प्रॉफिट होगा। अब बैंक के पास
ऑलरेडी मान लो 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, जिसमें से 660-70 करोड़ रुपए वो ऐसे लोगों को दे चुका है कि जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, यानी अब बैंक्स हैव लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय, अब और लोन नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा सर, शेयर होल्डर लूजिंग मनी। तीसरा सर, बर्डन ऑन मेंटेनिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है। यानी मान लो 100 करोड़ रुपए बैंक के पास थे, ठीक है, 100 करोड़ रुपए में से पहले ही वो 60-70 करोड़ रुपए फंसा चुका है, ठीक है, उसके बाद 40 करोड़ रुपए रह गए हैं। अब इसमें से भी उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी है सर, जिसको CAR नहीं पता वो मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके, ओके। तो ऑलरेडी उसके ऊपर उसका भी बर्डन बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, चौथा सर, अफेक्ट्स द कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ बैंक्स, सर ग्लोबली compete नहीं कर सकते बैंक्स। उसके बाद इंक्रीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेड टू क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, सर लोगों में भी होगा यार, पता नहीं कल को हम अपने पैसे जमा कराएं, पता नहीं बैंक का कल को दिवाला ना निकल जाए, ठीक है। उसके बाद सर, प्राइस ऑफ लोन दैट इज इंटरेस्ट रेट आल्सो शूट अप। अब जाहिर सी बात है ना, अब कम पैसे रह गए हैं बैंक के पास, तो वो ब्याज भी अब ज़्यादा लगाएगी, ठीक है, जिसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर। लिखा हुआ है दैट इम्पैक्ट ऑन रियल कंज्यूमर लाइक अस हु विल हैव टू शेल आउट अ हायर इंटरेस्ट रेट फॉर अ लोन, हमें हायर इंटरेस्ट रेट बियर करना पड़ेगा लोन के ऊपर, ठीक है। एंड दैट हर्ट द ओवरऑल डिमांड, जब इंटरेस्ट रेट महंगे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा सर, लोगों के पास पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो सर यानी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोअर ग्रोथ रेट होगा, ओके। वट वर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ NPA, सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ग्रोथ का सर रीजन क्या है, कारण क्या है सर, काफी सारे हैं सर। पहला इसमें गवर्नेंस इशू सर, डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय द कंपनीज फॉर पर्पसेस अदर देन फॉर विच लोन वर टेकन। लोन आपने लिया था सर, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन वो लोन का अमाउंट आप कहीं और यूज कर रहे हो सर, आप थाईलैंड जा रहे हो सर, ठीक है, थाईलैंड पता होगा बच्चों को क्यों जाते हैं, ठीक है। दूसरा सर, डाइवर्जेंट डिलीगेंस नॉट डन इन द इनिशियल डिसबर्समेंट ऑफ लोन, मतलब कि जब आप इनिशियली लोन देने लगे उस टाइम आपने चेक नहीं किया कि वो प्रॉपर मतलब किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है। तीसरा सर, इनएफिशिएंसी इन द पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग। अब होता क्या है सर, पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग क्या बोलते हैं सर, अब जब बैंक आपको लोन देता है ना, जैसे मान लो लोन सैंक्शन किया उसने 15 लाख रुपए का, वो ये नहीं कि 15 के 15 लाख रुपए आपको एक बार दे देगा। आप सपोज आपने कहा कि मैं यार एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए। अब वो क्या करेगा कि सपोज पहले महीने में आपको दे देगा 2 लाख रुपए, फिर दूसरे महीने में 3 लाख रुपए, ऐसे ऐसे करके देगा वो, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन आपको, ताकि पता भी चलता रहे, बीच में आप इंस्पेक्शन करने भी जाओ कि भैया वो उसका प्रोजेक्ट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग, यानी पैसे देने के बाद मॉनिटरिंग करना है कि भैया वो काम सही चल भी रहा है या नहीं जिसके लिए पैसे दिए हैं, ओके। उसके बाद आता है सर, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, सर कोई मैकेनिज्म नहीं है प्रॉपर या फिर आपका, ठीक है, इस वजह से, तो ये सारे हैं गवर्नेंस इशू। उसके बाद आते हैं सर, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन जैसे कि आपको पता ही है सर, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था सर USA में, ठीक है, हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है इट, जिससे क्या होगा सर, इंक्रीजिंग द बैड लोन्स, जिससे क्या हुआ, पूरी सारी दुनिया में हवा बनेगी, जिससे बैड लोन बढ़े। दूसरा सर ये है कि ग्लोबल डिमांड अभी बहुत कम है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स शो डिक्लाइनिंग, एक्सपोर्ट अभी कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सर आपकी पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि सर प्रीवियस गवर्नमेंट ने सेवरल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट थे एंड की इकोनॉमिक डिसीजन जो थे वो काफ़ी देरी से लिए गए, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म इज़ वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद है सर क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होती है सर, एन इकोनॉमी इन विच सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी बिजनेस पीपल और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में एक लिंकेज होना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ओके। उसके बाद आता है सर रेजोल्यूशन इश्यूज, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बैंकरप्सी लॉ, कोई कानून नहीं है सर प्रॉपर, ठीक है, कि जिसमें फटाफट रिजॉल्व कर लिया जाए केसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, कॉरपोरेट ऑफन टेक द लीगल रूट विच इज टाइम कंज्यूमिंग, आपको पता ही होगा, तारीख पे तारीख कोर्ट तो देता रहता है, दैट कुड बी द प्रॉब्लम फॉर बैंक, ठीक है, बैंक इतना देर इंतजार थोड़ी करेगा कि अपने पैसे लाने के लिए, जब आप तारीख पे तारीख दोगे। सो दैट्स समड अप फॉर द टुडेज लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।